May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have sit. Thank you, sir. आपने 10वीं कब की है 2015. और क्या विषय थे उस समय आपके में 10वीं में? तो जो बेसिक CBSE सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, और 12वीं कौन से विषय से की है आपने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स प्रैक्टिसेस. कितने परसेंटेज रहे हैं आपके? 12वीं में हम्म 90. 90%. फिर कॉलेज आपने किस में किया है? तो मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन परस्यू किया है विद अ मेजर्स इन जर्नलिज्म फ्रॉम सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पुणे. अभी क्या कर रही हैं आप 2020 के बाद से? सर, मुझे ग्रेजुएट करते हुए लॉकडाउन सिचुएशन आ गया था, तो हम्म ऑल्दो आई वाज ऑफर्ड अ प्री प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम एनडीटीवी इंडिया, न्यू दिल्ली. I could not take that forward. I did work from home for 5-6 months, post which I had to take a decision whether or not I want to work or study further. That is when I decided I want to study and not work, because I did have a little experience in that field. So I decided to prepare for this exam. फिर जब वैकेंसी आई तो तो आपका फील्ड एकदम अलग था और आपको प्लेसमेंट भी मिल रहा था एक नेशनल टीवी से जिसका काफ़ी टीआरपी भी है और उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है। मास कम्युनिकेशन करने के बाद और जर्नलिज्म पढ़ने के बाद इतने बड़े इंस्टीट्यूट से फिर आप फील्ड चेंज करके आरएस क्यों बनना चाहती हैं? तो मास कम्युनिकेशन नो डाउट बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है, बट क्योंकि मैंने जितना थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस था उस फील्ड में, उस दौरान काम करने के दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा स्किल सेट जो है वो मैं बेटर यूटिलाइज कर पाऊंगी एडमिनिस्ट्रेशन में. हम्म एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्कोप है वो वाइडर है एज कम्पेयर टू जर्नलिज्म. आपको नहीं लगता कि जब हम पढ़ाई कर लेते हैं करने के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि आरएस बढ़िया है और जिसके लिए आप इतना मेहनत करते हैं जितना एफर्ट लगाते हैं हम फिर वो चीज़ हमें बुरी लगने लगती है और उसकी कमियां हम निकाल लेते हैं कि नहीं मैं इसके लिए सुटेबल नहीं हूँ। तो मैं जर्नलिज्म एज अ फील्ड में कमी नहीं निकाल रही हूँ, मैंने बस आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट रियलाइजेशन अबाउट योर सेल्फ. हम क्या खुद के बारे. रियलाइजेशन आपको ऐसा हुआ कि आपने मास कम्युनिकेशन मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जी सर. पब्लिक डीलिंग बहुत है, पब्लिक के मुद्दों को उठा सकते हैं, आज तो मीडिया में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन हो रखा है। जी सर. आप इवन आप खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं यूट्यूब और इनके माध्यम से। जी सर. फिर प्रशासन तो बहुत छोटी चीज है, इसमें गांव के अंदर आपको काम करना है और जहां आपने पढ़ाई की है इंग्लिश मीडियम से तो गांव के लोग भी बेचारे वो होते हैं कि उनको हिंदी और इनसे ही मतलब होता है, कहाँ आप फिट बैठ पाएंगे? सर, मैं हिंदी में बात करने में भी उतनी ही सहज हूँ नहीं जितनी आप इंग्लिश बात में. तो कर लेंगी पर जी सर. आपको तो शहर की जो कल्चर है वो तो मिलेगी नहीं गांव में, गांव सर, के मुद्दे भी अलग ही होते हैं। सर मेरी अपब्रिंगिंग भी गांव से ही जुड़ी हुई है. हालांकि मैंने अपनी स्कूलिंग जयपुर से की है, लेकिन मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती अच्छा, मीडिया ट्रायल आजकल बहुत ज्यादा होता है, हूँ. जी विशेष सर. करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पूरा माहौल चेंज कर देते हैं, किसी व्यक्ति को जीरो से हीरो बना देते हैं और किसी भी व्यक्ति को एक पल के अंदर वो मिट्टी में भी मिला देते हैं, जी. जज की भूमिका भी खुद ही भी निभा लेते हैं और एक तरह से डिसीजन भी सुना देते हैं हम्म. और जनता की जो सोच है आइडियोलॉजी उसको भी चेंज कर देते हैं। क्या ये ठीक है क्या मीडिया ट्रायल? नहीं सर, मीडिया ट्रायल मीडिया एथिक्स के खिलाफ है और इट इज़ रॉन्ग ऑन ऑल ग्राउंड्स. जैसा कि आपने कहा कि मीडिया ट्रायल अननेसेसरी अटेंशन ड्रॉ करता है उन इश्यूज पे जो कि कोर्ट्स में और जुडिशरी के द्वारा हैंडल किए जाने चाहिए. वो कोर्ट्स की और जुडिशरी की जो अथॉरिटी है उसको क्वेश्चन करता है, और जो ऑलरेडी प्रोवन नहीं है गिल्टी उनको विलियनाइज करता है. तो मीडिया ट्रायल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी टाइम एंड अगेन क्रिटिसाइज किया गया है, और इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए. लेकिन इसके बावजूद भी अभी मीडिया ट्रायल हो रहा है, जी. तो इसका रेगुलेशन विशेष करके सेल्फ रेगुलेशन की बात की जाती है मीडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहे तो 2 पल में इसके लिए कानून बना सकती है, जी. जैसे ही कानून बनाएगी गवर्नमेंट का भी मीडिया ट्रायल कर देंगे ये। तो एक सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए मीडिया में, वो क्यों नहीं है? Sir, I think it is about the moral fall of the field in totality.
और जैसा कि आपने कहा कि रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन है, इसीलिए रेगुलेशन का अभाव है, वैक्यूम है रेगुलेशन। इस चीज़ को रेगुलेट किया नहीं जा रहा है। अब मीडिया सिर्फ हम टीवी, न्यूज़पेपर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, हम फ़ोन्स पे, यूट्यूब पे भी कंज्यूम कर रहे हैं। वो सारे जो मीडियम है वो रेगुलेटेड नहीं है, इस वजह से ओवर सेंसेशनलाइजेशन, एग्जैजरेशन या येलो जर्नलिज्म, ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मॉनिटर करने के लिए रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें मीडिया की जो महिला एंकर होती हैं जी वो एंकर कम मॉडलिंग करती हुई ज्यादा लगती है आजकल। तो ये महिलाओं को इस तरह से एंकर को प्रेजेंट करने के लिए बाध्य किया जाता है या वो खुद की चॉइस होती है उनकी? जैसे पहले डीडी न्यूज के ऊपर आप देखते थे नीलम शर्मा जी, एक उनका अलग अपीयरेंस होता था, शांत स्वभाव होता था, बोलने का अपील करती थी, उनकी डिबेट कराने का तरीका भी अच्छा था। आजकल ऐसा लगता है जैसे कोई मॉडल है और वो मॉडलिंग कर रही है और नथिंग एल्स। जितनी सुंदर है, जितने उनके कपड़े थोड़े अलग तरह से वो पहनती हैं, उनको एक प्रोडक्ट के तौर में पेश किया जाता है। सर, आई थिंक आप ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि women are being objectified and used to sell more news। तो सर ये प्रैक्टिस तो डेफिनेटली इसको इस तरीके से सोचा जाए तो गलत है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे एक न्यूज़ चैनल के साथ है उसमें मेरे एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसा नहीं था नहीं, कि आप कोई भी मॉडल उठा लीजिए, मीडिया की एंकर उठा लीजिए, जी आप डीडी न्यूज को देखिए, एक तो ठीक है, इवन एनडीटीवी जो है उनके भी सोबर होते हैं। बाकी आप कोई भी नेशनल मीडिया उठा लो, कुछ में तो इतना चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं कि उनको सुनने का मतलब वो ऐसा लगता है सास बहू के शो में फाइट कर रही है। न्यूज कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है न्यूज चैनल में आजकल, सिर्फ टीआरपी के लिए। मेरा कंसर्न वो है कि न्यूज चैनल अब न्यूज चैनल नहीं है, वो केवल और केवल टीआरपी के लिए, लोगों का अटेंशन लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। जी सर, अगेन दिस इज मोर अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द चैनल। चैनल किस तरीके से काम करता है, चैनल की वर्क एथिक्स क्या है, उस चीज़ पर भी ये बातें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। कहाँ पे क्या चीज़ें जो हैं वो परमिटेड हैं, क्या परमिटेड नहीं है, किस एक तरीके से संस्था है हमारे देश में, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल है न्यूज चैनल और इनके लिए? सर मैं डायरेक्टली तो रोल अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना मेरी समझ जाती है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एडवर्टाइजिंग से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में, उनसे रिलेटेड जितना भी रेगुलेशन है आई बिलीव उस चीज़ रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं, वो इनका कंट्रोलर है, कंट्रोलर। लेकिन वो एक एनजीओ टाइप है, ओके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनको कंट्रोल करता है भ्रामक विज्ञापन आदि को रोकने के लिए और ओके सब चीजों के लिए। ओके खैर एनीवे, अभी मीडिया में एक अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा भी आता है कि मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रोंग करता है। तो मीडिया में क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, पॉइंट आउट करके कुछ 4-5 बिंदु बताइए। सर सबसे पहले तो जहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी वहीं पे पहला पॉइंट मिल जाता है हमें, मीडिया में रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा ठीक है। वैक्यूम है, तो हमें रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, मीडिया एथिक्स को पॉपुलराइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम्म। इवन जो पॉपुलर मीडिया पर्सन्स हैं वो खुद बहुत इंस्टेंसेस पे एथिक्स वायलेट करते हुए हमें नज़र आते हैं। तीसरा, इस फील्ड में सिटीजन जर्नलिज्म या फिर जो अदर मीडियम हैं जैसे कि आपने मेंशन किया यूट्यूब या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वो क्योंकि अभी हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्लैरिटी नहीं है, उस वैक्यूम को भी एड्रेस किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अम, चौथा, आई थिंक जो कमिंग जनरेशन है या जो कमिंग स्ट्रीम ऑफ जर्नलिस्ट्स हैं उनको एक बेहतर गवर्नमेंट अप्रूव्ड मीडिया एजुकेशन इम्पार्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो कमिंग टाइम में जो है मीडिया को सोशल बेहतर कर मीडिया की बात करें हम लोग तो जी क्या सोशल मीडिया को भी रेगुलाइजेशन करना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया की तरह बच्चों के लिए विशेष करके बैन कर देना चाहिए? सर इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में बैन तो बहुत तो ड्रास्टिक ऑस्ट्रेलिया स्टेप तो हो मोर जाएगा। डेमोक्रेटिक कंट्री है, जी वो भी एकदम डेमोक्रेसी है, पर आपने देखा कि जैसे सोशल मीडिया उनका कोई रेगुलेशन नहीं है, फॉरेन के हैं ज्यादातर, फेसबुक है, इंस्टा है,
और इनके ऊपर एक तरह का एडिक्शन होता है, बच्चों को लाइक्स नहीं मिलते तो वो चिड़चिड़े रहते हैं, कई लोग जी सुसाइड कर लेते हैं। तो हमारी जो ये जनरेशन है जो पढ़ना चाहिए स्कूलों के अंदर और कॉलेजों में रिसर्च करें, विशेष करके 16 साल तक के बच्चों को, क्या उनके लिए इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए? उनको क्या क्या लाभ क्या इससे फेसबुक आदि से? सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मीडिया से एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, जो कि डोपामीन रिलीज से रिलेटेड है, लाइक्स को, सब्सक्राइब्स को चेज करना। लेकिन बैन की बजाय हम एक मिडिल पाथ जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टेप्स हैं बच्चों को इसमें रोकने के। पेरेंटल कंट्रोल्स जो हैं उनको आप इक्विप कर सकते हैं। पेरेंट्स का या टीचर्स का, स्कूल्स का जो है इन्वॉल्वमेंट बच्चों के लाइफ में थोड़ा सा मॉनिटर्ड रहना चाहिए, ताकि वो किस दौरान कैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और सर, जो बच्चा 16 साल की एज तक जो कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो 18 साल की एज में वो काम नहीं करेगा? आई चलिए थिंक ठीक है सर, आप पूछिए। अभी यूसीसी की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने आर्टिकल 44 में फॉर्मुलेट किया था, जिसके अंदर जो भी हमारे पर्सनल लॉज जो हैं उनको यूनिफॉर्म करने का डायरेक्शन जो है वो दिया गया था। इसके ऊपर बात इसलिए चल रही है क्योंकि टाइम एंड अगेन हमारी गवर्नमेंट्स इस चीज़ के इस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश कर रही हैं कि जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो लॉज हैं, जैसे कि मैरिज लॉज हो गए, डिवोर्स लॉज हो गए, अडॉप्शन रिलेटेड लॉज हो गए, वो सभी रिलीजन के लिए हम यूनिफॉर्म कर दें। तो इसलिए यूसीसी अगेन न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इसको लागू करने में? और कुछ स्टेट्स ने है वो इसको लागू भी कर दिया जी है। सर। तो गोवा, जैसे कि गोवा में ये शुरू से ही इम्प्लीमेंटेड रहा है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्सिटी होने की वजह से हम कोई भी ड्रास्टिक स्टेप जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि सभी कम्युनिटीज़ या सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उसे एक ही तरीके से एक्सेप्ट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए इसमें ग्रेजुअल रिफॉर्म्स या ग्रेजुअली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ट्रंप के जीतने के बाद में जो अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड है वो प्रभावित कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी सर, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस टेक ओवर करने के बाद उन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ से बाहर होना, या फिर टैरिफ्स लगाना कनाडा, मेक्सिको, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में। ये डेफिनेटली बहुत इराटिक डिसीजंस हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम ग्रेजुअल डिसीजंस या वेल थॉट डिसीजंस एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ डेमोक्रेसी लाइक यूएस। तो इससे ग्लोबल ऑर्डर डेफिनेटली अफेक्ट होगा, बिकॉज ये डिसीजंस एक्सपेक्टेड नहीं थे। क्योंकि इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो इंडियन कैपिटल मार्केट पे आया और एकदम से है वो काफ़ी सेंसेक्स जो है इसका काफ़ी डाउन हो गया। जी इसके क्या कारण रहे? सर, यूएस जो है वो एक कंजर्वेटिव पॉलिसी जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहा है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केट्स को, अपने कैपिटल मार्केट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ वाई द टैरिफ बैन ऑन इंडिया ऑल्सो, द टैरिफ रेज ऑन इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ से जो है बहुत जल्दी लोगों ने अपने पैसे जो हैं वो निकाल करके वापस से यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी वजह से ड्रास्टिक ड्रॉप आया। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का, जब फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन कॉरपोरेशंस इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बांग्लादेश क्राइसिस को आप कैसे देखते हैं? बांग्लादेश क्राइसिस सर एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ अनस्टेबल अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी भी अफेक्ट हो रही है, और वहाँ पर एक सोशो इकोनॉमिक टर्मोइल की सिचुएशन। कौन लीड कर रहा है अभी? प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ पे बांग्लादेश में? तो लास्ट प्राइम मिनिस्टर तो मैडम शेख हसीना थी, जिनको रिमूव कर दिया गया था एज द उसको है वो ऑफिशियल लीडर। कहाँ शरण कहाँ दी है? यहीं इंडिया में ही दी थी। क्यों दिया गया है इंडिया में, जब इंडियंस के साथ में वहाँ पे बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है? इंडियंस को है वो टोटली है वो निशाना इंडियंस को बनाया जा रहा है वहाँ पे। जी सर।
हिंदूज को बनाया जा रहा है, और उनकी जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हमने यहाँ पे शरण दे रखी है। So I think these are matters of higher diplomatic relations. तो इंडिया बांग्लादेश की जो डिप्लोमेसी है उसी के चलते इंडियन हायर ऑफिशियल्स ने इस चीज़ फ्रेंड को रहे हैं ये तो बहुत, जी बांग्लादेश और इंडिया के तो बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो सर, आपका वहाँ, क्वेश्चन ये है कि हमने उनको क्यों हाँ, क्यों शेल्टर दिया? यहाँ रख रखा है हमने, जो सर अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है ये नहीं पता। फिलहाल जो है सर, मैं आई एम सॉरी सर, मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा अच्छा रही अच्छा हूँ। अच्छा। ये जुडिशरी में भी अभी बहुत बड़े करप्शन की बात चल रही है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। जी सर। इसको आप कैसे देखते हैं जी? आपने तो मास कम्युनिकेशन में किया हुआ है ना? तो माय ओपिनियन ऑन दिस, हाँ, सर आई थिंक आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो जो अभी रिसेंटली जो फायर केस हुआ है दिल्ली के एक जज के घर में, और वहाँ पर एक बहुत ही अन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मिला है, इसकी वजह से क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि क्योंकि जुडिशरी जो है वो अपने अपॉइंटमेंट्स खुद से करती है, तो ये डिबेट जो है ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि जुडिशरी में एक बहुत हाई लेवल का नेपोटिज्म जो है वो फेवर किया जाता है, और जुडिशरी खुद एज एन इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक नहीं है, या फिर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसे वायलेट करती है। तो जब भी ऐसा कोई केस होता है तो ये मुद्दा जो है ये हाईलाइट हो जाता है कि जुडिशरी क्यों अपने ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करती है, या जुडिशरी क्यों एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होने। आप अपनी जो एजुकेशन, ये जो मास कम्युनिकेशन के बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से आपने लिया है, सिम्बोसिस से, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ यूज करेंगे आप? तो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और जो मेरा लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है उसके दौरान मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अपने अंदर एक्सप्लोर की हैं, जिसमें सबसे पहली है प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। प्रोफेशनल इंटेग्रिटी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस प्रमोट करना बहुत आसान हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, बीइंग ऑब्जेक्टिव व्हाइल यू आर वर्किंग। तो ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत ही क्रूशियल वैल्यू है जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ की जानी चाहिए। मास कम्युनिकेशन में हमें ये सिखाया गया है कि जो वो तबका है जिसकी आवाज़ मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती है उसको हाईलाइट किया जाना, ऐसी स्टोरीज बताना जो शायद कन्वेंशनल मीडिया नहीं बता पाती है। एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ को प्रमोट करता है कि वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं उन पर खास ध्यान दिया जाए, जैसे कि महिलाएं हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों। तो ये सब वैल्यूज़ जो मैंने खुद के अंदर और डीपली एक्सप्लोर किए हैं ड्यूरिंग मास कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग स्टडिंग द कोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो वर्किंग, ये सब वैल्यूज़ मैं एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर तरीके से यूज़ कर पाऊँगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस को वो रास नहीं आता है, और इमीडिएट उनके ऊपर प्रेशर बना के उनका वो ट्रांसफ़र करा दिए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं आप? तो ये तो जो तो ये क्योंकि इस इलेक्टेड, तरह के प्रेशर्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा आते हैं। जी सर, लोकल पॉलिटिक्स है वो बहुत हावी रहती है। जी तो उस सिचुएशन को आप कैसे? सर, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड द सर्विस रूल्स, अगर आप गलत नहीं हैं तो आप किसी चीज़ को आप अकाउंटेबिलिटी जो है उसको आप अपनी सिद्ध कर सकते हैं, तब तक आपको मैं पर्सनली किसी ट्रांसफ़र से या कोई भी ऐसे ड्रास्टिक चेंज से इतना घबराऊंगी नहीं अगर मैं सही हूँ। नहीं, जैसे आपने नाम सुना अशोक खेमचा, अशोक खेमका सर, क्या केस है उनका, क्या है? सर उन्हें एज एन एग्जाम्पल हम कोट करते हैं एथिक्स में बहुत ज़्यादा, हम्म क्योंकि उन्होंने जितने इयर्स सर्विस में दिए उससे ज़्यादा ट्रांसफर्स फेस किए, हम्म। और वो इसीलिए क्योंकि वो एक एक्सट्रीमली सिंसियर और एक्सट्रीमली कमिटेड सिविल सर्वेंट बताए जाते हैं। तो जी सर, मैंने यानी कि पनिशमेंट मिला ना उनको, तो जो अपना ऑनेस्टी का, जो काम के प्रति जो डेडिकेशन था, उसको पनिशमेंट दिया ना सर मीडिया ने। तो यही बाहर आप और मैं सब मीडिया से ही पता चल रहा है ना कि जी ये सर, ये चीज हुआ है। तो आई थिंक हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग इज़ वेरी अग्रेसिव एंड डायरेक्ट।
तो ये हर इंसान पे भी डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से काम करना पसंद करता है, कौन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है। कोई कुछ लोग जो हैं, जैसे कि पर्सनली मैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करने के बजाय सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच को प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफिसर है जो ड्रास्टिक डिसीजंस लेने से भी नहीं घबराता है, तो फिर उसे ट्रांसफर जैसी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। ठीक है। 30th मार्च का क्या सिग्निफिकेंस है? आज राजस्थान दिवस, राजस्थान, इट इज़ वेरी monumental डेट इन कॉन्टेक्स्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। ठीक। आपका नेटिव प्लेस झुंझुनू है, जी होम सर। डिस्ट्रिक्ट। जी सर। झुंझुनू की कुछ खास बातें बताइए। सर, झुंझुनू को शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। शेखावाटी रीजन बहुत ही क्रूशियल डिस्ट्रिक्ट है। झुंझुनू की कुछ चीज़ें जो बहुत पेक्यूलियर हैं, उनमें से एक है कि झुंझुनू से बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्मी में और फोर्सेस में रिक्रूट होते हैं। झुंझुनू का लिटरेसी रेट जो है वो 3rd है ऑल ओवर राजस्थान, आफ्टर कोटा एंड जयपुर। झुंझुनू झुंझुनू मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर जो है वो झुंझुनू रीजन से किया जाता है। और कुछ अगर खाने पीने की चीज़ें बताई जाएँ तो सर, मैं पर्टिकुलरली जिस एरिया से आती हूँ वहाँ के पेड़े बहुत फेमस है, वहाँ के साग रोटे बहुत फेमस है। हिस्टोरिकल प्लेसेस झुंझुनू के? हिस्टोरिकल प्लेसेस के कॉन्टेक्स्ट में सर, हवेली आर्किटेक्चर बहुत रिनाउंड है झुंझुनू का, और क्रूशियल। गौरी लोक नृत्य के बारे में बताइए आप थोड़ा सा। गवरी लोक नृत्य, गवरी लोक नृत्य सर, ये एक बहुत ही सेलिब्रेटेड फोक डांस है शेखावाटी रीजन, और से कुछ फेस्टिवल्स पे परफॉर्म किया जाता है, both by females and I'm sorry sir, I haven't been raised in the district, so I don't remember the exact कोई details. बात नहीं। राजस्थान की संस्कृति की जो सैलिएंट फीचर्स हैं, विशेषताएं, वो बताइए। So Rajasthan has produced great warriors की वजह से हिस्टोरिकली बहुत रिच हिस्टोरिकली बहुत हिस्टोरिकली बहुत रिच लेगेसी जो है वो वॉरियर्स छोड़ करके गए हैं, जैसे कि मेवाड़ के शासक हो गए, या मारवाड़ के शासक हो गए। सॉरी, राजस्थान जो है वो स्पेसिफिकली फोर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जो कि अब भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसीलिए इसे वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह भी ओवर द इयर्स देखा जाता है। राजस्थान जो है बहुत कलरफुल है इन टर्म्स ऑफ इट्स कल्चर, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, जो कि यहाँ के लोगों को एक तरीके से बांध करके रखते हैं। आई थिंक कल्चरली राजस्थान इज़ वेरी रिच। और इसके अलावा जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? तो क्योंकि जब जयपुर बसाया गया था, तो जयपुर बसाया गया था, तो उसे स्पेसिफिकली गुलाबी कलर को यूज़ किया गया था इसे। क्यों गुलाबी कलर ही क्यों? व्हाई नॉट अदर कलर्स? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। मिर्जा इस्माइल साहब के बारे में क्या जानते हैं, इनके क्या सिग्निफिकेंस है जयपुर की हिस्ट्री में? सर, मिर्ज़ा इस्माइल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर जयपुर थे। दौरान इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो बहुत ज़ोरों पे था। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मिर्ज़ा इस्माइल ने शास्त्री अग्रीमेंट जो है वो साइन किया था, जिसकी कंडीशंस ये थी कि जयपुर प्रजामंडल जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन रिटर्न जो प्रजामंडल लीडर्स हैं उन्हें अलाउ किया गया था कि वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें पेट्रनेज दे। इसमें मिर्ज़ा इस्माइल सर का बहुत ही रिमार्क। और विद्याधर भट्टाचार्य साहब? विद्याधर भट्टाचार्य सर जयपुर के आर्किटेक्चर के लिए क्रेडिटेड।
वो एक बंगाली आर्किटेक्ट थे जिन्होंने जब सवाई जयसिंह जयपुर बसा रहे थे तो उनकी पेट्रोनेज में जयपुर का आर्किटेक्चर प्लान किया। क्या खास बात है जयपुर का आर्किटेक्चर? जयपुर के आर्किटेक्चर में सर, तो जब जो शहर बसाया गया था तो उसका जो रोड पैटर्न था वो बहुत ही जयपुर वाज, इट कुड बी कॉल्ड वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न सिटी, क्योंकि जो रोड्स थी वो 90 डिग्रीज पे काटती थी और वॉल्ड। मैं फिलहाल यही कॉल करता ताल हूँ। कटोरा कहाँ है जयपुर में? सॉरी सर। ताल कटोरा? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में बता दीजिएगा और उनकी प्रमुख परंपराएं क्या क्या हैं? भील, मीना, गरासिया, लहरिया और टॉप 4 दैट आई कैन रिकॉल ऑफ की प्रमुख परंपराएं। सर, दे फॉलो अ प्रिमिटिव लिविंग, यानी कि पर्टिकुलरली टाउन्स में ही बेस्ड हैं और इनके सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो अभी भी प्रिमिटिव हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री हो गया, या अब क्योंकि अर्बनाइजेशन प्रमोट हो रहा है तो वो लेबर भी ऑफर करते हैं सिटीज़ में माइग्रेट। दे लिव वेरी क्लोजली विद द नेचर, जिसकी वजह से अभी भी ये बहुत सारे फोक गॉड्स को वर्शिप करते हैं और इनके स्पेसिफिक डांसेस हैं, स्पेसिफिक फेस्टिवल्स हैं जो ये सेलिब्रेट करते हैं, एंड दे वर्शिप डेटीज लाइक शिवा, एंड अ लॉट ऑफ दीज ट्राइब्स आर ऑल्सो मेट्रियार्कल, जो कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में पेट्रियार्की डोमिनेट करती हुई द सिचुएशन ऑफ विमेन इज ऑल्सो बेटर दिस ट्राइब। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं उनके बढ़ने का जो फिनोमिनन है ड्यू टू एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। और क्लाइमेटिक चेंज? क्लाइमेट चेंज सर, जो ओवर द ईयर्स क्लाइमेट पैटर्न्स में जो चेंज देखा गया है, ये क्लाइमेट चेंज। एक ही है या अलग अलग है? ग्लोबल वार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सर प्लीज। आपकी हॉबीज क्या हैं? तो मेरी पहली हॉबी है यूकेलेले बजाना। क्या होता है ये? यूकेलेले एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कोई फोक इंस्ट्रूमेंट है या? नहीं ओके। सर, ये रिलेटिवली न्यूअर इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। ये हवाई में इन्वेंट हुआ था बाय पोर्टुगीज माइग्रेंट्स, और इंडिया में कुछ ही इट इज आर्टिस्ट। जस्ट लाइक गिटार और डिफरेंट? सर, ये गिटार से काफ़ी छोटा है, 21 से 26 इंच का, और बहुत पोर्टेबल है। गिटार को बजाने के लिए आपको एक चिप की ज़रूरत होती है, जबकि यूकेलेले में आप हाथ से ही स्ट्रमिंग कर सकते हैं। गिटार बहुत टेक्निकल है। यूकेलेले में 4 ही स्ट्रिंग्स होती हैं। ओके, ठीक है। आपकी दूसरी हॉबी क्या है? जर्नलिंग। क्या होता है इसमें? जर्नलिंग सर, राइटिंग थिंग्स डाउन। अब इसमें मैं नेचर के बारे में आपने पढ़ा है? बारे में- नेचर एक जर्नल है, जी सर, किससे रिलेटेड है ये? साइंस से रिलेटेड। और एक साइंस नाम से भी जर्नल आता है। ये दोनों में अगर किसी वैज्ञानिक के कोई भी जर्नल प्रकाशित होता है तो माना जाता है कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है। इनमें भारतीयों के जो रिसर्च है वो इतने प्रकाशित नहीं होते, जबकि भारतीय वैज्ञानिक बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये भी बायस्ड होते हैं? क्या ये पब्लिकेशंस बायस्ड Yes. हैं टुवर्ड्स इंडिया? सर, दिस कुड बी अ फैक्टर, बट आई ऑल्सो थिंक कि इसमें मेजर रीज़न तो ये है कि इंडियन रिसर्चर्स या इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जो भी इनोवेशन किया जा रहा है इस फील्ड को पॉपुलराइज भी करना ज़्यादा। यदि मान लीजिए एक मीडिया कर्मी प्रशासन में अधिकारी बनते हैं, जैसे आप हैं, तो इससे हमारा जो सूचना प्रसारण वाला विभाग है जी। उसमें आप क्या सुधार करना चाहेंगी, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए आप क्या इनोवेटिव सुझाव देंगी? सर, इसके अंदर फॉर्चुनेटली जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस है अंडर राजस्थान गवर्नमेंट, वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। का एक डेडिकेटेड न्यूज़पेपर भी है जो वो रोज़ रिलीज़ करते हैं। सूजस का एक यूट्यूब चैनल भी है। शायद ही कोई सूजस को जानता है गांव में।
पब्लिश होता है बट सूजस जानते भी नहीं है क्या है। जी सर। तो आप अगर आती हैं इसमें तो आप क्या ऐसे काम करेंगी कि आम जनता तक सरकार की योजनाएं जाएं, क्योंकि हम रोते रहते हैं योजनाएं तो बहुत है पर हमें पता नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए इतनी योजनाएं हैं कि किसान जानते ही नहीं है, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं उनको पता ही नहीं है, गरीबों के लिए खूब भरमार है योजनाओं का पर उनको पता ही नहीं कि लाभ कैसे उठाएं। तो आप कैसे अलग कर सकते हैं कि आम जनता तक सरकार पहुंचे? सर इसके अंदर दो तीन चीज़ आ सकती है। सबसे पहली तो कि आजकल हर इंसान, चाहे वो गरीब से गरीब किसान हो या गांव का बहुत ही मामूली, सब एक डिजिटल फ़ोन तो यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन तो यूज़, और व्हाट्सएप भी यूज़। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हम ऐसे चैटबॉट्स बना दें जो डायरेक्टली राजस्थान गवर्नमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है उससे डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम ऐसे चैटबॉट्स बना दें जिनसे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके नहीं, भी गांव उसको, के व्यक्ति आपको लगता है चैटबॉट यूज कर पाएंगे, वो व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है? सर इस चीज़ के लिए हम पॉपुलराइज कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं, कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज दे कैन यूज़ व्हाट्सएप, उन्हें बस ये सिखाना है कि व्हाट्सएप को यूज़ करके वो कैसे पता कर सकते हैं कि वो किस स्कीम के बेनिफिशियरी बन सकते चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकती हैं। हैं।